देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब भी आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं या आयुर्वेदा के ऊपर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिनिकल्स में कहाँ कहाँ पे आपको हर्डल्स आएंगे, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स को आपको फोकस करना है। जस्ट जैसे आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में अगर आप इनफर्टिलिटी को चूज करते हो और अपने बोर्ड के आगे लगाते हो, यू आर द स्पेशलिस्ट इन द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनफर्टिलिटी के पूरे प्रोसीजर को समझना है, किस तरह से आप पेशेंट्स को चेक कर सकते हो और किस तरह से अपने ट्रीटमेंट्स को प्लान करना है। So today we are going to discuss about the infertility only. इनफर्टिलिटी में देखिए, जो पेशेंट आपको अप्रोच करता है, या तो वो बहुत सारी जगह पे पहले मेडिसिन या कुछ अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के आया होता है। बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो फ्रेशली आपको अप्रोच करते हैं। फ्रेश पेशेंट अगर अप्रोच करता है तो आपको उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री कैसे लेनी है और हाउ टू मेक अ डायग्नोज। बिकॉज इनफर्टिलिटी के जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, देयर में बी अ ट्यूबल फैक्टर, देयर में बी ए सिस्टिक फैक्टर, देयर में बी कोई ओवरीज का फैक्टर हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, एंड इट में बी ड्यू टू सम कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं। मेल फैक्टर एंड फीमेल फैक्टर दोनों ही इनफर्टिलिटी में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से जब भी हम समझते हैं, देखिए जब किसी भी पेशेंट को उसका रस धातु और आर्तव अगर नॉर्मल है, और आर्तवाह स्रोतस मेन जो एक्शन होता है, दैट रसा के ऊपर धातु इज आर्तवा, अगर पेशेंट को डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं है, या उसका आर्तव का स्टेटस क्या है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, जब उसको फर्स्ट टाइम आर्तव दर्शन हुए थे, उस कंडीशन में उसका ब्लीडिंग कैसा हो रहा था उसको कॉन्टिन्यूसली, या उसमें फ्लो कैसा रहता था उसकी उसमें, या उसमें क्लॉट्स आते थे नहीं आते थे। सो वी हैव टू असेस ऑल द पैरामीटर्स कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर किसी भी फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ जब आप हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको इंस्टेंट हिस्ट्री नहीं लेनी होती है। अगर आपके पास पेशेंट फ्रेश आया है, तो जब भी आप आयुर्वेदिक हिस्ट्री लोगे तो सी कि उसकी बॉडी में वायु का स्टेटस क्या है, उसकी बॉडी में पित्त का स्टेटस क्या है और कफा का स्टेटस क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द इनफर्टिलिटी। देखिए, इनफर्टिलिटी के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको जब हम एसोसिएट करते हैं आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सो वी हैव टू सी पेशेंट का ओवेरियन कॉज है, उसका फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, या उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके धातुज लेवल पे काम करेंगे। बिकॉज रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, देन शुक्र। जब हम फिर ओज, अगर हम किसी भी पेशेंट में कोई भी डिफॉर्मिटीज आपको असेस हो रही है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा उसकी रस धातु को एक्टिवेट करना है, ताकि नेक्स्ट धातु उसकी नरिशमेंट प्रॉपर उसे मिल सके। इसलिए जो हर्ब्स, जो मेडिसिन हम रिकमेंड करते हैं, उससे पहले हम पेशेंट को दीपन पाचन एडवाइस करते हैं, विरेचन या वमन पंचकर्म के प्रोटोकॉल्स एडवाइस किए जाते हैं। बिकॉज शुद्धिकरण, अगर पेशेंट ऑलरेडी आईवीएफ ले रहा है या कोई हार्मोनल पिल्स लेने के बाद आपके पास आया है, उस कंडीशन में भी हमें मेन जो फोकस करना होता है उसकी बॉडी का शुद्धिकरण करने को ही फोकस करना होता है। बिकॉज अगर पेशेंट को आपने डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे दिया, और इट कैन लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि अगर ऑलरेडी उस पेशेंट ने को आपने वो हार्मोनल थेरेपीज ले रहा है, या पेशेंट का एक सेट ऑफ आईवीएफ हो चुका है, तो उसमें उसके दोषास जो है वो बहुत ही विशेटेड स्टेज में चले जाते हैं, और जो उसकी नॉर्मल डाइजेस्टिव फायर होती है वो डिमिनिश हो जाती है। आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे, आप भी कोई उसको से कोई भी मेडिसिन अगर आपने भी स्टार्ट कर दी उसके साथ, तो शमन औषधि जो है वो जल्दी से इफेक्ट उन कंडीशंस में नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमें बीइंग एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन पंचकर्म के ट्रीटमेंट्स को भी समझना है, थेरेपीज को भी असेस करना है, और यू हैव टू नो अबाउट द नॉलेज ऑफ ईच कॉन्सेप्ट, कि पेशेंट के फर्स्ट विजिट पे आप किस तरह से उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। इफ यू वांट टू राइट डाउन, यू कैन मेक ए प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। आप अपना एक इंडिविजुअली प्रिस्क्रिप्शन भी बना सकते हो, अदरवाइज आई विल शेयर यू द पीपीटी। सो उसके अकॉर्डिंग भी यू कैन मेक ए प्रिस्क्रिप्शन, एंड आफ्टर दैट यू कैन शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो। अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं या कुछ भी चीजें आपसे मिस हो रही हैं, सो वी विल गिव यू द आइडिया हाउ टू परफॉर्म दैट। देखिए, आपकी ओपीडी में हो सकता है पेशेंट ऐसे भी आए जिनको ओनली 6 मंथ्स ऑफ मैरिज हुआ है, या पेशेंट की हिस्ट्री है कि हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहा है, वाइफ कहीं और रह रही है, दे आर टुगेदर टिल 2 to 3 मंथ से ही वो साथ में रह रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द चाइल्ड, और दे वांट टू गो फॉर द ट्रीटमेंट्स।
उस कंडीशन में कोई ज्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपल काउंसलिंग से और रसायन द्रव्यास को देके भी आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं एंड दे विल गेट द रिजल्ट्स। सो इनफर्टिलिटी के केसेस में जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हमारे रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट, क्या बोला पेशेंट, ठीक है, primary and the secondary infertility, know about the definition of the primary and the secondary infertility. Second is understand the cause of infertility, what will be the causative factors of infertility. Know the initial investigation of the infertile couple. देखना है कि जो इनिशियल है इनफर्टाइल की, टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन, प्रॉपर उसका ओव्यूलेशन कैसे हो। Please, other people can switch off their mics. टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन, पेशेंट कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवा सकता है। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, ओव्यूलेशन स्टडीज की तरफ हम मूव करवा सकते हैं पेशेंट को। उसकी हमें ट्यूबल पोटेंसी को देखना है, टेस्ट फॉर द ट्यूबल पोटेंसी को देखना है। इन्वेस्टिगेशन रोल ऑफ लेप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट, infertility is the inability to achieve the pregnancy after 12 months of unprotected regular intercourse. ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले यू हैव टू असेस दिस फिगर, जिसमें बॉडी को हमें समझना है, व्हाट इज द फंडस, व्हाट इज एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, बॉडी ऑफ द फंडस, सर्विक्स, ओवेरियन पार्ट को कम विद द, अगर एनाटॉमी ऑफ यूट्रस को हम समझते हैं, दिस इज अ सिंपल एनाटॉमी। इनफर्टिलिटी के पॉजिटिव फैक्टर्स कहाँ हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ओवेरियन पार्ट। देखिए, ओवेरियन पार्ट में अगर पेशेंट को दिस टाइप ऑफ ओवेरियन का जो लिटरेचर रहता है, ओवेरियन का बाहर का कॉर्टेक्स एंड इंटरनल मेडुला, ठीक है। अब मल्टीपल पॉइंट्स यू कैन सी दैट सम टाइम पेशेंट कम्स टू यू हैविंग ए पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उस कंडीशन में यहाँ पे मल्टीपल सिस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। सेकेंड कंडीशन जो रहती है that is a tubal. ट्यूबल का जो पार्ट रहता है, फर्स्ट पार्ट इज द इनफंडिबुलम, सेकेंड पार्ट ये लॉन्ग पार्ट रहता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। दिस इज द इस्थेमस पार्ट एंड इंटरम्यूरल पार्ट। सो ये कंप्लीट पार्ट जो है ये डेवलप करता है हमारे फिलोपियन ट्यूब को। समटाइम अगर आप पेशेंट आपके पास HSG का रिपोर्ट लेके आता है, उस कंडीशन में यहाँ पे देयर में भी ये क्लॉटिंग, देयर इज अ ट्यूबल ब्लॉकेज। आपको इस पार्ट पे ट्यूबल ब्लॉकेज दिख सकती है, और सम टाइम बोथ फेलोपियन ट्यूब्स कैन बी ब्लॉक्ड। अगर दोनों में से एक भी ट्यूब इज इन एक्टिव कंडीशंस, तो पेशेंट कैन बी अचीव, पेशेंट कैन बी, वो प्रेग्नेंट हो सकता है। बट इफ बोथ ट्यूब्स आर ब्लॉक, उसके लिए इन मॉडर्न साइंस द ट्रीटमेंट इज द IVF, surrogacy and another treatment, that's only. But in Ayurveda we treat the patients with the Apamarksha Uttarbasti, and the patient can get the good results after treating 3 consecutive cycles of this Uttarbasti. The patient can conceive. इसकी बहुत सारी लिटरेचर इफ यू वांट टू गो थ्रू इन द नेट ऑल्सो, सो वहां पे उसके क्लिनिकल स्टडीज पे भी आप जाएंगे तो यू कैन गेट द आइडिया देयर। एंड पर्सनली वी आर ऑल्सो ट्रीटिंग मेनी पेशेंट्स, दे गॉट द रिजल्ट्स। थर्ड पार्ट जो आता है दैट इज अ फंडस पार्ट। फंडस पार्ट पे क्या होता है, यहाँ बीच में फाइब्रॉइड होता है, एंड्रोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो जाती है। यहाँ पे आप इस पार्ट को देखेंगे, देखिए जब भी आप पेशेंट का पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं, सो आपका जो पेशेंट का लाइंग डाउन पोजीशन रहता है, फर्स्ट इज अ लिथोटॉमिकल पोजीशन। ऑल द डॉक्टर्स कैन अंडरस्टैंड ना। आपने कभी भी किसी भी पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, इट शुड बी इन द लिथोटॉमिकल पोजीशन। इसके लिए सबसे पहले आप पेशेंट को, यहाँ पे हमने ये कस्कस स्पेकुलम लिया है, 2 तरह के स्पेकुलम को यूज किया जाता है, सिम स्पेकुलम एंड द कस्कस स्पेकुलम। जहां पे आप देख रहे हैं ये टच कर रहा है, दैट इज द सर्विक्स पार्ट, ठीक है। जब लिथोटॉमिकल पोजीशन में पेशेंट को लेटाया जाता है, यूट्रस जो होता है दैट इज इन द कंडीशन ऑफ द एंटीवर्टेड कंडीशंस में यूट्रस। अगर आप यू कैन सी दिस द फंडस पार्ट एंड द लिगामेंट ऑफ द ओवरीज। लिगामेंट जो ओवरीज जो अटैच रहती है हमारे फिलोपियन ट्यूब से,
ये मल्टीपल लिगामेंट्स से रहती है। लिगामेंट ऑफ ओवरी है, नीचे के पार्ट में देखेंगे तो दैट इज अ राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी। मैं आपको टॉपिक समझाने से पहले जस्ट आई वांट यू कैन गो थ्रू दिस नॉर्मल एनाटॉमी, सो आपकी चीजें जो है रिवीजन में आ जाए। अब इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज मीजोवेरियन पार्ट, मीजोमेट्रियम, ठीक है, मीजोसल्फिनेक्स, दीज आर द थ्री पार्ट्स हो जाते हैं। ये जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस को बनाता है, यहां से ओवरीज के अटैच्ड विद द फैलोपियन ट्यूब्स के साथ अटैचमेंट्स में रहती है। ठीक है, जब भी आपके पास प्राइमरी इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है, इन दैट केसेस यू हैव टू सी 1 ईयर तक अपने एक हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हो। सेकंड थिंग, जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को हम क्या समझते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में द पेशेंट कैन गिव द फर्स्ट बर्थ। इसमें क्या है, ऑलरेडी एक चाइल्ड है एंड द पेशेंट इज नॉट अचीव द सेकेंड, उसके लिए सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में जाता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं वो फीमेल फैक्टर 30% रहता है। मेल फैक्टर्स को जब हम असेसमेंट करते हैं दैट इज 30% मेल फैक्टर रहता है। दोनों के कंबाइंड फैक्टर जो है वो 30% रहते हैं, और जिसका कोई भी कॉज नहीं रहता वो 10% रहता है। फीमेल पार्टनर जो है ये अलोंग शुड नॉट बी ब्लेम्ड। यहाँ पे हम सिर्फ यही नहीं समझ सकते कि ड्यू टू फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, सो वी हैव टू सी द कंबाइंड फैक्टर। इसलिए फर्स्ट विजिट पे ही आपको मेल का स्पर्म काउंट चेक करवाना चाहिए विद फीमेल फैक्टर्स के साथ साथ। So first of all, we will discuss the female causative factors, और उसके बाद then we will discuss the male. First, female genital tract में you can see this is the uterine contraction proper of the sperm towards. क्या होता है, जब भी एक फीमेल और मेल आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, स्पर्म का काउंट क्या है, उसमें एक्टिव स्पर्म क्या है, क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, ऑल द थिंग्स इज डिपेंड्स। समटाइम स्पर्म्स की क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, बट द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म इज नॉट गुड, सो दे कैन नॉट एबल टू, द फीमेल कैन नॉट एबल टू कंसीव विद दैट स्पर्म्स, बिकॉज उसकी मोटिलिटी अगर अच्छी नहीं होगी, सो व्हेन द स्पर्म कैन एंटर इनटू द यूट्रस पार्ट, सो वहां पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा, स्पर्म्स यहाँ से मूव करता है टुवर्ड्स द लेटरल पार्ट एंड देन दे कैन कैच द ओवम फ्रॉम दिस पार्ट। ओवम ओवरी से आएगा, इट कैन मूव, ओवा जो है वो मूव करता है, जो हमारा मेच्योर्ड फॉलिकल होता है एट द डे ऑफ 17 to 18 डे। अगर आप ओव्यूलेशन स्टडी करवाते हैं पेशेंट की, तो जहां पे वो मेच्योर्ड ओवा होता है, वो दैट कैन मूव फ्रॉम दिस पार्ट एंड इट कैन मूव टू द फैलोपियन ट्यूब, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे स्पर्म के साथ। यहाँ पे स्पर्म से इंट्रैक्शन बनने के साथ वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। बट समटाइम क्या होता है, एग रिमेन्स इन द स्टेमस, एग जो होता है वो स्टेमल पार्ट में ही रह जाता है फॉर कुछ आवर्स के लिए, पासिंग इनटू द यूट्राइन कैविटी। क्योंकि अगर आपका स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, दे कांट कैप्चर द एग, तो उसमें पेशेंट जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है। उस कंडीशन में हमें दोनों चीजों का असेस करना होता है। पीएच ऑफ द वेजाइना, अगर पेशेंट का पीएच ज्यादा है तो स्पर्म जब आप फीमेल के सर्विक्स के पास पहुंचता है, वहीं पे वो डेड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपका फैलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज है तो ओवा कैन नॉट बी मूव। और अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या अगर पेशेंट इज हैविंग ए नॉट प्रॉपर ओव्यूलेशन, उसका एग रप्चर नहीं हो रहा है, प्रीमेच्योर एग्स हैं, एग्स का साइज नहीं बढ़ रहा है, उसका एएमएच डिस्टर्ब्ड है, या उसका एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही नहीं है, सो ऑल दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स जो लीड करता है इनफर्टिलिटी को। सो ये आपका क्लियर हो जाएगा विद दिस पिक्चर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखो जो मेन कॉमन इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फर्स्ट फैक्टर सर्वाइकल फैक्टर को लेके चलते हैं, सर्वाइकल फैक्टर में हम सबसे पहले देंगे 5% ऐसे चांसेस होते हैं जहां पे सर्वाइकल कॉज होता है। अगर आप पेशेंट को उत्तर बस्ती देते हो, या वेजाइनल पिचू धारण करवाते हो, या उसको आप ये कषायम का पिचू बना के धारण करवाते हो, तो हम उसके पीएच को मेंटेन करके चलते हैं। सर्वाइकल फैक्टर में जो होता है, फर्स्ट इज इनइफेक्टिव स्पर्म पेनिट्रेशन, क्योंकि अगर स्पर्म की पेनिट्रेशन अच्छी नहीं होगी तो वो अंदर एंटर नहीं करेगा। क्रॉनिक सर्विसाइटिस है पेशेंट को, या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स आ रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी,
अगर पेशेंट में कहीं पे एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज है तो वो फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पार्ट आता है यूट्राइन फैक्टर। देखो दिस इज द यूट्रस पार्ट। यूट्राइन फैक्टर में क्या होता है, फर्स्ट इज अनफेवरेबल एंडोमेट्रियम। पेशेंट का एंडोमेट्रियम जो है वो अनफेवरेबल है। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस या क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस हो रहा है, फाइब्रॉइड्स बन गए हैं या कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशंस हुई हैं उसको, यहाँ पे उसकी माल फॉर्मेशंस, द प्रोसेस इज नॉट गोइंग गुड एंड द पेशेंट इज हैविंग ए मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, तो उस कंडीशन में भी वो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कम टू द ट्यूबल फैक्टर्स। देखिए 25 to 30% ही केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ट्यूबल ब्लॉकेज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कहीं पे ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है, पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, सो वो भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज फ्यूचर में उसके लिए बन सकता है। पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, अगर किसी को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है प्रीवियसली एट द एज ऑफ 20-25 ईयर्स में, वो बता रही है यंग एज में उसको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, दैट ऑल्सो कैन लीड टू द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में पेशेंट को कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट कम टू द ओवेरियन पार्ट। ओवेरियन पार्ट में क्या होता है, 30 to 40% रक्त रहता है, जिसमें डिसओव्यूलेशन रहता है, एनओव्यूलेशन रहता है, कार्पस ल्यूटियम की इनसफिशिएंसी हो सकती है। अब डिसओव्यूलेशन या एनओव्यूलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ओव्यूल्स बन ही रहे हैं या रप्चर नहीं हो रहे हैं, ये कार्पस ल्यूटियम की ये जो बाहर का पार्ट है इसकी इनसफिशिएंसी रह रही है। नेक्स्ट इज अल्टर ट्यूबल मोटिलिटी। पेशेंट की मोटिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, दैट इज डिस ओव्यूलेटरी, ठीक है। पैल्विक कॉजेज में आप एंडोमेट्रियोसिस देख सकते हो या एडहेजन देख सकते हो, सो दीज आर द पैल्विक कॉजेज रहता है। नाउ कम्स ऑन द जनरल फैक्टर्स। देखिए ये तो एक पैल्विक फैक्टर है, अगर पेशेंट की अपने स्कैन से ही क्लियर हो जाएगा। आप अगर आप यूएसजी करवाते हैं तो इट विल क्लियर दैट कि पेशेंट को कौन सा फैक्टर आ रहा है। सेकेंडरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, देन टीवीएस की तरफ जा सकते हो, उससे क्लियर हो जाएगा। सेकेंड जो है जनरल फैक्टर्स रहते हैं, दैट इज अ डायबिटिक मेलाइटिस। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, एड्रिनल डिजीजेस है या लीवर और किडनी की डिजीजेस है, साइकोलॉजिकली फैक्टर्स हैं, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फैक्टर्स। देखो अगर किसी भी पेशेंट में मल्टीपल डिजीजेस आती हैं, दैट इज कोई किस तरह का सिंड्रोम आ गया या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है, प्रोलैक्टिन उसका बढ़ रहा है, हाइपरपिट्यूटरिज्म है उसको, या हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शंस आ रहे हैं, तो उस कंडीशंस में भी पेशेंट को यू कैन असेस दैट। तो सबसे पहले जब पेशेंट आपको फर्स्ट विजिट करता है विदाउट हैविंग एनी सर्कमस्टांसेस, तो उस कंडीशन में आपको पहले क्या समझना है, आपको पेशेंट का बोथ फर्स्ट विजिट में प्रेफरेंस दीजिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही आए, तभी आप उस चीज को क्लेरिफाई कर पाएंगे एंड द पेशेंट कैन टेक द ट्रीटमेंट कंप्लीटली। गेट ए कंप्लीट हिस्ट्री, आपको पेशेंट का कंप्लीट हिस्ट्री लेना है, जिसके लिए हिस्ट्री का इन्वेस्टिगेटेड चार्ट रहता है, जिसके अकॉर्डिंग यू असेस दैट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। सेक्सुअल हिस्ट्री आप लेंगे पेशेंट की, उसको एजुकेट करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। बिकॉज सेक्सुअल हिस्ट्री में यू हैव टू टीच द पेशेंट कि जो आयुर्वेदा में क्लासिफाई किया गया है ऋतुचर्या या ऋतुवती स्त्री एट द टाइम ऑफ आर्तवदर्शन, जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम को छोड़ के चाहे सुश्रुत में भी मेंशन किया है, अगर कोई मेल एट द टाइम ऑफ पीरियड्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करता है तो उसकी जो पोटेंसी होती है स्पर्म की वो धीरे धीरे कम होने लग पड़ती है, और इवन फीमेल की बॉडी में भी डेटोरेशन आना स्टार्ट हो जाता है। सो वी हैव टू काउंसल द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा लिटरेचर्स कि पेशेंट को एक तो उसकी you have to ask the dietary factor and the sexual history of the patient, उनका रेगुलर कांटेक्ट कितने टाइम तक रहता है, कितने दिनों के बाद वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, बिकॉज समटाइम द पेशेंट कैन टेल यू कि दे आर डूइंग द रेगुलर कांटेक्ट, उससे क्या है कि स्पर्म की क्वालिटी होती है फिर वो डाउन होना शुरू हो जाती है। जब भी वो रिलेशन बिल्ड करे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ऑफ द 5th डे, जो ओव्यूलेशन का पीरियड रहता है,
वो 12 दिन से लेके आचार्य सुश्रुत ने ऋतुमती स्त्री को 12 दिन बताया है। और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखते हैं जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है दैट इज 14th to 20th डे। पीरियड्स के डे को हम फर्स्ट डे लेते हैं, जैसे किसी को 1 जुलाई को पीरियड आया और उसको 5 जुलाई तक ब्लीडिंग हुई, 5 जुलाई के बाद वो स्टॉप हो गया, तो हम उसका जो फर्स्ट डे लेंगे उसको हम 1 जुलाई को लेंगे और उसका जो ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होगा वो 14 जुलाई से स्टार्ट होगा, 14 दिन के बाद, ठीक है। और इट कैन लीड टू 20th डे, 20 तारीख तक, 14 से 20 तारीख तक, 14th to 20th डे जो उसका ये ओव्यूलेशन पीरियड का टाइम रहता है। नेक्स्ट यू कैन सी दैट द क्वालिटीज, कौन कौन से हमें पेशेंट की प्रकृति को एनालाइज करना चाहिए। पेशेंट के बाद फर्स्ट विजिट पे ही आप उसको एनालिसिस करेंगे। इस चार्ट को आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी है आयुर्वेदा में, फर्स्ट ऑफ ऑल टू एनालिसिस द प्रकृति ऑफ द पेशेंट, देन ओनली यू कैन गेट द आइडिया एंड ट्रीट योर पेशेंट। फर्स्ट द बॉडी फ्रेम कैसा है उसका, बॉडी फ्रेम में वो थिन है, टॉल है, पित्त में मीडियम है, कफ में लार्ज शॉर्ट है, बॉडी का वेट क्या है, लो मीडियम लार्ज, फेस उसका कैसा रहता है, थिन है, थिक है, मीडियम है, रबी है, आईज है, स्मॉल है, ड्राई है, शंकन है, ब्राउन है। सो अकॉर्डिंग टू द वात पित्त कफ, जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफिंग। जो वात प्रकृति के लोग रहते हैं वो पतले दुबले रहते हैं, उनके आईज स्मॉल रहती हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव टॉकिंग कैपेसिटी रहती है, प्रलापी होते हैं। जो पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं अगर आप उनका एनालिसिस करते हैं, सो पित्त प्रकृति में जो पर्सन रहता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पित्त प्रकृति के जो लोग रहते हैं वो बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव रहते हैं। सेकंड, वो मीडियम साइज के रहते हैं, शार्प रहते हैं और उनका स्पर्म काउंट भी अच्छा रहता है, क्योंकि पित्त प्रकृति की वजह से हीट ज्यादा जनरेट होती है। जो कफा प्रकृति वाले जो लोग रहते हैं वो लार्ज फ्रेम के रहते हैं, और अगर उनका हम गायनेकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ से देखें तो उनको वाइट डिस्चार्ज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इन लोगों में, और स्पर्म काउंट भी इनका एक्टिव तो रहता है बट इसमें डिस्चार्ज जो है लोगों का बहुत जल्दी हो जाता है, नॉट होल्डिंग कैपेसिटी लोगों की कम रहती है। सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू एनालाइसिस द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द पेशेंट एंड एपेटाइट ऑफ द पेशेंट, उसकी इरेगुलर है, स्ट्रॉन्ग है, स्लो है, डाइजेस्टिव फायर कैसा है, वो रेगुलर गैसेस पास करता है, फास्ट हंगरी है, स्लो हंगर है, उसकी मूवमेंट्स कैसी रहती है, फिजिकल मूवमेंट्स कैसी है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, लूज स्टूल रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं, फिजिकली बहुत एक्टिव है, मॉडरेट है, ये स्लो ईटर है। मेंटल कैपेसिटी आप देखेंगे कि पित्त प्रकृति की जो है वो लोग मॉडरेट रहते हैं, वात प्रकृति वाले हाइपर एक्टिव रहते हैं, कफ प्रकृति वाले स्लगिश रहते हैं। सो मेमोरी पावर में भी इसमें लेस है, इसकी शार्प मेमोरी पावर है, कफ प्रकृति में स्लो मेमोरी पावर है, स्लीप है, उसकी रेस्टलेसनेस रहती है, लिटिल बट अलर्ट रहती है, डीप एंड लॉन्ग आवर्स तक रह सकता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन। नेक्स्ट इज द दशविध परीक्षा में हम असेस करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट एंड बिलो मेंशन, प्रकृति उसकी देखेंगे, उसके दोषास को देखेंगे, उसके धातु के लेवल को देखेंगे, उसके समानानास के लेवल्स को देखेंगे, उसकी सात्म्यता देखेंगे। दशविधा परीक्षा को आप एनालाइज करोगे। दशविधा परीक्षा में देखिए आपको जो एनालिसिस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकृति देखनी है, उसकी विकृति देखनी है, उसका सारा समानन, उसकी सात्म्यता क्या है, सतव क्या है, आहार शक्ति क्या है, व्यायाम शक्ति है, इन सब चीजों को असेस करना है आपने। नेक्स्ट फर्स्ट विजिट पे आप फीमेल की हिस्ट्री देखोगे, जिसमें हम इवैल्यूएशन देखेंगे, दैट इज अ पोस्टपार्टम पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन उसको हुआ है, पेल्विक पेन है उसको, डिस्मेनोरिया हो रहा है, एंडोमेट्रोसिस हो गया है। मेडिकल हिस्ट्री में आप देखेंगे डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पेल्विक सर्जरीज कोई हुई है, मेडिकेशंस में आप अल्कोहल देखोगे, स्ट्रेस ड्रग्स देखोगे। So you have to see all these parameters. फीमेल हिस्ट्री में आप देखोगे पेशेंट जो है वो सिगरेट स्मोकर तो नहीं है, ग्लेक्टोरिया तो नहीं हुआ है, उसको मेंस्ट्रुएशन पैटर्न कैसा है, उसका साइकिल लेंथ रेंज कैसी है, मायोमेट्रियल सिस्टम क्या है उसका प्रेजेंटिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। सो फीमेल हिस्ट्री जब भी आप लेते हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री में ये जरूर पूछिए वो कोई सिगरेट स्मोकर्स तो नहीं है, या पेशेंट को कोई मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस, मेंस्ट्रुएशन का पैटर्न क्या है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री जब भी आप लेंगे यू हैव टू मेक ए कॉलम, कितने दिन तक, हाउ मेनी डेज, 3 to 4 डेज, रेगुलर है, इरेगुलर है, पीरियड्स रिपीटिशंस कितना होता है,
साइकिल की रेंज क्या है, 25 to 35 डेज तक रहती है। उसकी सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। सेकेंड, फीमेल एग्जामिनेशन जब आप देखते हो, पेशेंट का सबसे पहले वेट देखेंगे। वेट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट का BMI कैसा है उसका, वेट एंड हाइट। नेक्स्ट आता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, उसका पेशेंट का वेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या है। स्किन, स्किन में किसी तरह का कोई पैरामीटर उसको एक्ने तो नहीं हुए हैं, मेल पैटर्न कैसा है उसका, PCOS का पैटर्न देखेंगे। ब्रेस्ट को आप समझोगे, ग्लैक्टोरिया है, प्रोलैक्टिन के लेवल को समझेंगे। सर्विक्स उस पेशेंट का कैसा है, म्यूकस है या उसको कोई इंफेक्शियस कंडीशन है। यूट्राइन कार्पस को हम समझेंगे। साइज एंड शेप, देखिए जब भी कोई पेशेंट आपको अप्रोच करता है उस कंडीशन में आप पेशेंट का जो अगर कोई फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है, वो आपके साथ एक अल्ट्रासाउंड लेके आई है, तो उसमें आप देखिए कि पेशेंट को उस में कितना बड़ा साइज है, उसका शेप क्या है, उसकी कार्पस टेंडरनेस कैसी है, फिक्स्ड रेट्रोफ्लेक्शन हो रहा है, एडिनेक्सिया कैसा है, टेंडरनेस है, मास है, सब चीजों को हमें समझना है। जब आप पूरी कंप्लीट हिस्ट्री ले लेते हो, देन यू विल गेट द आइडिया कि पेशेंट को पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान। देखिए अगर आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें पहले पेशेंट को ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, दीज आर द 4 मेन फैक्टर्स जो एक फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है। तो हमें इन चारों ही फैक्टर्स को समझना है। उसके बाद वी कैन प्लान फर्दर फॉर द सेकेंड काउंसलिंग एंड द सेकेंड विजिट ऑफ द पेशेंट। आप उसको एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे एक खेत को लगाने के लिए हमें सबसे पहले भूमि को उपजाऊ करना पड़ता है, उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है, उसमें खाद डालनी पड़ती है। सिमिलर लाइक दैट, फीमेल का जो गर्भाशय होता है, इट इज द स्थाना ऑफ रक्त धातु। तो यहाँ पे हमें कफ और रक्त का संचय रहता है। इस कंडीशन में वी हैव टू सी दैट कि पेशेंट्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस निकालेंगे। डायग्नोस के बाद आप पूरी काउंसलिंग करेंगे फर्स्ट विजिट पे, और देन यू कैन प्लान फॉर द ट्रीटमेंट। जैसे यहाँ पे शॉर्ट साइकिल मैंने यहाँ मेंशन किया है, टाइम आपको उसको इंटरकोर्स का टाइम बताइए, उसको ओव्यूलेशन पीरियड को समझाइए फर्स्ट विजिट पे, उसको मेंस्ट्रुएशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग टाइम मेंशन करके दीजिए प्रिस्क्रिप्शन पे। उसको ये बताइए कि अगर उसको असेसमेंट नहीं होता है कि उसको ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो वो ओव्यूलेशन किट को भी असेस कर सकता है। So anybody is having any queries regarding this topic? We are having 3 to 4 minutes more. अगर आपको कोई भी queries हैं, so you can ask. Anyone is having any query regarding this? No, ma'am. Okay. All it's clear. ठीक है। So first of all जो आप हम assess करेंगे, because this is a basic about that. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ ऋतु। ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बिकॉज डिटेलिंग इज मस्ट। जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफिंग आइडिया। ऋतु को देखो, ये टाइम पीरियड्स आता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद का पीरियड होता है, किस टाइम पे पेशेंट को का ओव्यूलेशन हो सकता है। और ऋतु को कंसीडर करते हुए विंटर में, समर में, स्प्रिंग सीजन्स में पेशेंट को कितने कितने दिनों के बाद इंटरकोर्स के अंदर जाना है, जो ऑलरेडी आयुर्वेदा क्लासिक शिशु संहिता में और अष्टांग हृदय में मेंशन किया गया है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज अगर कोई पेशेंट की जब आप काउंसलिंग करते हैं तो फर्स्ट अगर आप देखते हैं कि पेशेंट रेगुलर इंटरकोर्स में जा रहा है तो उसका स्पर्म काउंट जो है वो डेटोरेट हो रहा है, उस कंडीशन में वो कंसीव नहीं कर पाएगा। अगर आप पेशेंट को विरेचन भी प्लान करते हो, कोई वाजिकर द्रव्य भी डायरेक्ट प्लान कर देते हो, वाजिकर द्रव्य देने से एक बार तो उसका स्पर्म काउंट अप आएगा, फिर वो डाउन चला जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेके, वो सिगरेट स्मोकर है, किसी केमिकल फैक्ट्रीज में काम तो नहीं करता, बिकॉज केमिकल एक्सपोजर से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अगर पेशेंट किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है और ही इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो उसमें हमें उसकी असेसमेंट्स को देखना है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन हमें शोधन ट्रीटमेंट्स के लिए प्लान करना है।
अगर जो हमें समझना है पेशेंट से, उसका टाइमिंग्स को समझना है, कौन सी पोजीशंस पे वो आपस में रिलेशन बिल्ड करते हैं, इसके बारे में भी आपको ब्रीफ काउंसलिंग जो है पेशेंट की करनी होती है। कोई लुब्रिकेंट वो यूज कर रहे हैं नहीं, बिकॉज समटाइम कई बार होता है कि स्पर्म टॉक्सिसिटी के लुब्रिकेंट्स रहते हैं, या कुछ जेलीज ऐसी होती हैं जो एट द स्पर्म को किल कर देते हैं। सो उसके लिए हमें पेशेंट की विजाइनल पीएच को भी आप चेक करवा सकते हो। जो फर्स्ट बेसिकल इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, फर्स्ट विजिट पे आपको पेशेंट का एक सीबीसी करवाना चाहिए। फीमेल में एक यूएसजी आप करवा सकते हो।